न्यूज आती है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं और इस न्यूज के आने की वजह से यह फैसला हुआ कि जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर होगा उसी बीच में हमला किया जाएगा ताकि पूरे वर्ल्ड में न्यूज बने। इसलिए 22 अप्रैल की डेट फिक्स कर दी गई। अब जैसे ही डेट फिक्स की जाती है तो बाकी आतंकवादी तो पहले से ही बाइसरन के एरिया के आसपास थे, लेकिन 21 अप्रैल को मूसा और अली भाई जो इतने दिनों से जंगल में छुपे थे उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है और दोनों सेम डेट यानी कि 21 अप्रैल की रात में कोकरनाग के फॉरेस्ट से निकलते हैं बाइसरन वैली की तरफ और 21 से 22 घंटे लगातार चलने के बाद बाइसरन के जो आसपास के जंगल हैं वहां पे आके बैठ जाते हैं और वेट करते हैं हमला करने का। आदिल ठोकर वहीं श्री गुवारा के पास के एरिया में था तो वो पहले से ही वहां पे था। तो कहने का मतलब है कि अब सारे आतंकवादी बाइसरन वैली के आसपास के जो जंगल थे वहां आके बैठ गए थे और घात लगा के इंतजार कर रहे थे। अब देखिए पहलगाम जो है वो ये यहाँ पे है और यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते से आप ऊपर ट्रैक करके जाते हो तो करीब 1 घंटा लगता है और ट्रैक करने के बाद आप ये इस गेट पे पहुंचते हो और जैसे ही इस गेट से आप एंट्री करते हो तो एंट्री करते ही 800 मीटर लंबा और 600 मीटर चौड़ा ग्रीन मैदान दिखता है। यही मैदान है बाइसरन वैली और इसी के आसपास के जंगलों में आतंकवादी छुप के वेट कर रहे थे। तो एक यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट है और एक यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट है इस मैदान का। और सिक्योरिटी जो है वो अमरनाथ यात्रा के टाइम यहाँ प्रोवाइड होती है। बाकी के टाइम सिक्योरिटी तभी आती है जब टूर ऑपरेटर या होटल वाले इन्फॉर्म करते हैं अथॉरिटीज को कि टूरिस्ट ज्यादा हो गए, तब वो सिक्योरिटी आती है। अब इसके बाद 22 अप्रैल 2025 का दिन स्टार्ट होता है। 9 बजे बाइसरन वैली की एंट्री खुलती है और पहलगाम से टूरिस्ट अलग अलग होटलों से अपनी अपनी लोकेशन से बाइसरन वैली की तरफ पहुंचना शुरू करते हैं और बाइसरन वैली का जो मेन गेट है यहाँ से टिकट ले लेके बाइसरन वैली में एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके 1000 टिकट बिक चुके थे, मतलब कि 1000 लोगों का फुटफॉल इस एरिया में हो चुका था। और अब इसके बाद दोपहर के 1:30 बज चुके थे और तब तक करीब 400 टूरिस्ट बचे थे इस लोकेशन के अंदर। बाकी सारे जितने थे वो वापस जा चुके थे। किसी को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब इसके 15 मिनट बाद यानी कि 1:45 पे पहला आतंकवादी मोस्ट प्रोबेबली आदिल ठोकर जो था वही घुसता है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा इस पूरे सीन में ये कहना मुश्किल होगा कि इधर से मूसा गया या इधर से आदिल गया, क्योंकि इस चीज का कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाया कि आदिल किधर से घुसा मूसा किधर से घुसा। सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है कि मूसा, अली भाई और आदिल वहां पे थे जिन्होंने बंदूकें चलाई थी और कुछ आतंकवादी जो थे वो जंगल में एज अ बैकअप थे। कुछ ऐसे थे जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी लेकिन वो भीड़ में मिले हुए थे। इसलिए एक्चुअल में उस समय वहां पे कितने आतंकवादी थे ये कहना मुश्किल था, लेकिन अली भाई, मूसा और आदिल ठोकर ये कंफर्म थे वहां पे जिन्होंने बंदूक उठा के लोगों को मारा। तो इस तरीके से एक आतंकवादी कश्मीरी फेरन पहन के ये इस तरफ से ग्राउंड में एंट्री करता है। इसकी वगैरह कश्मीरी जो फेरन इसने पहन रखी थी उसके अंदर छुपा रखी थी, तो आराम से पब्लिक के बीच में घुस के इधर ये जो एंट्री एग्जिट गेट है इसकी तरफ जाने लगता है। जैसे ही ये एंट्री एग्जिट गेट पे पहुंचता है ये बंदूक निकाल के हवा में फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। किसी आदमी पे नहीं चलाता है, हवा में कॉन्टिन्यूसली फायरिंग करता है और भीड़ को जो मेन एंट्री एग्जिट गेट है उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही भीड़ मेन एंट्री एग्जिट गेट की तरफ इकट्ठा होने लगती है तो वहीं साइड से जंगलों की तरफ से फेंस जो लगी हुई थी वहां से कूद के 2 आतंकवादी मिलिट्री ट्रैक सूट पहन के वगैरह लेके खड़े हो जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये मूसा और अली भाई थे। पब्लिक सोच रही थी कि सिक्योरिटी वाले हैं, तो देखिए ऐसे ही कुछ आतंकवादी आए रैंडम, उन्होंने फायर करके लोगों को मार दिया। ऐसा नहीं था, ये एक वेल प्लान ट्रैप था जिसमें जो दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उनको प्रॉपर ब्लॉक किया गया और ये जितने टूरिस्ट थे इनको चारों तरफ से घेरा गया और एरिया बहुत बड़ा था। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कुछ लोग जो दूसरी तरफ थे उनको पता ही नहीं चल पाया कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है, वो आराम से अपना जिप लाइनिंग वगैरह कर रहे थे। अब भीड़ जब मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पहुंचती है तो वो जो दोनों आतंकवादी थे जो सिक्योरिटी वाले जिनको लोग समझ रहे थे वो भी गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये सारी भीड़ को इधर ये जो भेलपुरी और चाय और फूड की जो स्टॉल थी इस पॉइंट पे भीड़ को इकट्ठा करते हैं, औरतों और आदमियों को अलग करते हैं। ये सारी चीजें जो करी इन्होंने ये मेन एंट्री एग्जिट जो गेट था उससे 50 मीटर के अंदर ही करी। अब आदमी और औरतों को अलग करने के बाद ये आदमियों से पूछते हैं कि हिंदू है कि नहीं और फिर जो नहीं बताते उनसे कलमा पढ़वाते हैं। देवाशीष भट्टाचार्य के पास जैसे ही आतंकवादी आए उन्होंने कलमा पढ़ दिया तो उनको छोड़ के आतंकवादी दूसरी तरफ चला जाता है। एक क्रिश्चियन वहीं बगल में खड़ा था, उससे पैलेस्टीन का जो इशू था उस पर बोलने को कहा गया। कुछ की पैंट उतरवाई गई और फिर जो हिंदू टूरिस्ट थे उनको क्लोज रेंज से गोली मार दी गई। अब इसी टाइम पे आदिल हुसैन जो पोनी राइडर था, ये टूरिस्ट जो थे उनको घुमाने लेके आया था,
आदिल के एक टूरिस्ट को आतंकवादी गोली मारता है तो आदिल उससे बहस करने लगता है, उसकी गन छीनने लगता है, तो आतंकवादी आदिल हुसैन को भी 3 गोली चला के उसकी भी जान ले लेते हैं। इनके पास M4 राइफल थी, AK-47 थी, इनकी बॉडी और पे GoPro कैमरा लगे हुए थे, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे और जिन लोगों की जान चली गई थी उनके साथ सेल्फी ले लेके अपने फोन में रख रहे थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता नहीं पाऊंगा और आप सुन भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें ये लोग 20 से 25 मिनट तक इन्होंने की। ये सारी चीजों में 26 लोगों की जान गई। उनके नाम ये हैं। और फिर जब ये सारी चीजें हो गई तो इसके बाद इन्होंने भीड़ में से ही 2 फोन लिए, जबरदस्ती छीने उनसे, और उन फोन को लेके लेफ्ट साइड वाली जो वॉल की फेंस थी उसके ऊपर से कूद के जंगलों में भाग गए। अब ये तो भाग गए, लेकिन वहां साइड पे चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे, अपनी फैमिली के लिए हेल्प मांग रहे थे, लेकिन दूर दूर तक हेल्प ही नहीं थी कोई। फिर जैसे तैसे करके 2:30 बजे पुलिस के पास पहली बार इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि बायसरन वैली में आतंकवादियों ने ये सब कर दिया है। पहलगाम पुलिस स्टेशन के SHO शॉक्ड हो जाते हैं और इनको बायसरन वैली पहुंचने में टाइम लगता, तो इन्होंने जल्दी मदद भिजवाने के लिए कश्मीर की सारी यूनियन के जो जनरल प्रेसिडेंट अब्दुल वाहिद थे, इनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सारी चीजें हो गई और जल्दी से जल्दी हेल्प भेजी जाए। और अब्दुल वाहिद को जैसे ही पता चलता है वो पोनी ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रईस अहमद भट्ट को बता देते हैं। इनके भी फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो ये अकेले ही बायसरन वैली की तरफ भागने लगते हैं और जो रास्ते में जो इनको 1-2 लोग मिलते हैं उनको अपने साथ ले लेते हैं और जंगल से शॉर्टकट लेके फोर्सेस से पहले पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है कि इतनी भीड़ में सिर्फ 5 से 6 लोग ही पहुंच पाए थे मदद के लिए। ये प्रोफेशनल भी नहीं थे, तो ये लोग पीठ वगैरह पे बैठा के जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता था वो कर रहे थे। फिर जैसे तैसे करके SHO रियाज जो है वो पहुंचते हैं और फिर CRPF की 116 बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार जो थे वो अपनी 25 लोगों की टीम के साथ पैदल भागते भागते साइड पे पहुंच जाते हैं और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होता है। हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं। अब जैसे ही हमला होता है इसके थोड़ी देर बाद TRF जो थी वो हमले की जिम्मेदारी लेती है और रीजन बताती है कि जो डोमिसाइल इशू करे जा रहे हैं इसलिए किया गया। अब इसके बाद ये जो पूरा एरिया था उसको सैनिटाइज किया जाता है। टूरिस्ट जो थे जिनके साथ ये सारी चीजें हुई थी उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं, स्केच बनवाए जाते हैं, क्रैकडाउन स्टार्ट होते हैं। OGW जो थे उनको पकड़ा जाता है, उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं और लोग जो इन्वॉल्व थे उनको पकड़ के कैसे प्लानिंग हुई उसको जोड़ा गया और जो OGW और आतंकवादी पकड़े जा रहे थे उनके जो घर थे उनको लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि TRF ने तो ऑलरेडी जिम्मेदारी ले ली थी इस पूरे हमले की, लेकिन 25 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रेस स्टेटमेंट इशू किया जिसमें इस पहलगाम हमले को क्रिटिसाइज करना था। तो इस प्रेस स्टेटमेंट का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था उसमें डायरेक्ट द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही TRF का नाम इसमें लिखा हुआ देखा पाकिस्तान ने इसका अपोज किया। पाकिस्तान ने कहा कि UN की इस ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट से TRF का नाम हटना चाहिए। ये उस स्टेटमेंट की ओरिजिनल कॉपी है, आप पॉज करके देख लेना, कहीं भी TRF का नाम मेंशन नहीं है। चाइना ने भी UN की 1267 सैंक्शन कमेटी में TRF को ब्लैकलिस्ट करने वाला जो इंडिया का प्रपोजल था उसको रोक दिया। चाइना के डिप्लोमेट च्वांग ली ने पाकिस्तान के कहने पे TRF का नाम लिस्ट से हटा दिया और बहुत ही फक्र से पाकिस्तान ने नाम हटाने के बाद अपने पार्लियामेंट में बताया कि हमने TRF का नाम नहीं आने दिया।